बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जनरली ट्रेडिशनल मेथड्स की बहुत सारी इकसाम है और इन इकसाम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट ए की वीडियो में हमने 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को डिस्कस किया था, जिसमें स्ट्रक्चर्ड मेथड, रैंकिंग मेथड, चेकलिस्ट मेथड एंड फोर्स चॉइस मेथड शामिल हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड्स के उन तमाम रिमेनिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और वन बाय वन हम हर एक मेथड को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। दैट इंक्लूड्स फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्रिटिकल इंसिडेंट्स, फील्ड रिव्यू, एसे राइटिंग, कॉस्ट काउंटिंग, पेयर कंपैरिजन, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स एंड ग्राफिक रेटिंग स्केल। तो इन तमाम ट्रेडिशनल मेथड्स को हम वन बाय वन जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। तो आइए अब हम रिमेनिंग ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझते हैं। फर्स्ट इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इट इज प्रेडिक्टेड दैट एम्प्लॉई परफॉर्मेंस वेरीज वाइडली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, with some individuals being more productive than others. As a result, in this method, the manager is forced to distribute employees on the basis of their performance on all the points of the bell-shaped scale. मतलब क्या है सारी बात का? देखिए, अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि तमाम एम्प्लॉइज एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि हर एम्प्लॉय का अपना बिहेवियर है, अपनी अपनी वर्किंग एबिलिटी है। हर एम्प्लॉय अपनी नॉलेज, एबिलिटीज और स्किल्स के मुताबिक परफॉर्मेंस देता है। तो बेसिकली अंडर दिस मेथड मैनेजर या सुपरवाइजर को फोर्स किया जाता है, कंपेल किया जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस की असेसमेंट एक बेल शेप्ड कर्व की सूरत में दे। अब इस बात की एग्जांपल आप स्लाइड में मौजूद जो बेल शेप है आप उससे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज एक मैनेजर के पास 100 सबऑर्डिनेट्स हैं। उस मैनेजर को यह कहा जाता है कि वो अपने 100 सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस जो है उसकी असेसमेंट करे। एंड अंडर दिस मेथड उसको मैनेजर को फोर्स किया जाता है कि उसने इस गिवन बेल शेप की हर एक कैटेगरी में उन तमाम 100 एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस डालना है। अब कौन सी कैटेगरीज दे दी गई हैं उसको? 5 कैटेगरीज दे दी गई हैं। फर्स्ट इज पुअर, नेक्स्ट इज बिलो एवरेज, नेक्स्ट एवरेज, नेक्स्ट गुड एंड द लास्ट वन इज एक्सीलेंट। तो ये जो उसको कैटेगरीज क्यों दी गई हैं? क्योंकि इसका मतलब ये है कि ना तो सारे एम्प्लॉइज एक्सीलेंट होंगे और ना ही सारे पुअर होंगे। तो फॉर दिस पर्पस वो मैनेजर इन तमाम 100 एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस उनकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है जी। मतलब कहने का ये है कि मैनेजर को ये 5 कैटेगरीज दे दी जाती हैं और उसको बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू ईच एम्प्लॉय परफॉर्मेंस जो जहां पे फॉल करता है उसको उस कैटेगरी में डाल दिया जाए। अब से इस एग्जांपल के मुताबिक वो 10 लोगों को पुअर की कैटेगरी में रखता है, 20 पीपल्स को वो बिलो एवरेज में रखता है, 40 को वो एवरेज में रखता है, 20 को वो गुड में रखता है और 10 को वो एक्सीलेंट कैटेगरी में रखता है। तो यूं वो अपने 100 लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस जो है वो इसमें ऐड इन कर देता है। लेकिन यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सपोज कि अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो 20 पुअर लोग हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं इसको कम ज्यादा कर सकता, क्योंकि उसको एक ब्रैकेट दे दी गई है कि आपने पुअर में मैक्सिमम आप जितने लोगों को ऐड इन कर सकते हैं वो 10 है। अब इस चीज के ऊपर फोर्स कर दिया गया कि अब आपने से 10 से आगे नहीं जाना। इसी तरह अगर वो चाहता है कि मैं एक्सीलेंट लोगों की तादाद बढ़ा दूं, वो भी वो नहीं कर सकता। उसको भी बता दिया गया कि यहां पे आपने जो एक्सीलेंट लोग हैं वो 10 ही आपके पास हैं। आप 10 लोग डिफाइन कर दें, वो 10 कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से 11 नहीं हो सकते, 12 नहीं हो सकते, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। तो 10 की आपको एक ब्रैकेट दे दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैथड मैनेजर को फोर्स किया जाता है कि विद इन गिवन कैटेगरी वो अपने एम्प्लॉइज की असेसमेंट करता है। अब इस मैथड का एडवांटेज क्या है? देखिए, इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट रिड्यूस रेटर बायसनेस। वो कैसे भला? देखिए, जिस तरह मैंने भी कहा कि उसको एक परसेंटेज ब्रैकेट दे दी जाती है और वैल्यूएटर उसको अपनी मर्जी से कम ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आप चाहें भी कि 30 या 40 लोगों को एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यूएटर को, मैनेजर को फोर्सफुली कहा है कि वो गिवन ब्रैकेट में रहते हुए लोगों को वैल्यूएट करेगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है? Seems unrealistic in some organizations because it is not necessary that it is always a normal distribution। और ये बात दुरुस्त भी है कि जरूरी नहीं है कि आप जब एम्प्लॉइज की असेसमेंट करें तो उनकी असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो बेल शेप में आएगा। हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉइज जो है वो 60% अच्छे हो
और रिमेनिंग 40% एम्प्लॉइज वो एवरेज हो। अब यहां पे इस रेशो में तो बेल शेप नहीं बनेगी, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपका बेल शेप ही कर्व बने। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इंसिडेंट्स मेथड, इसको भी समझ लेते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑन द जॉब बिहेवियर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। The implies officers keeps a diary of example of effective and ineffective job performance. Thus, the behavior of implies in terms of performance in different critical situations are recorded and assessed and then used as a background to overall assessment. मतलब समझाता हूं आपको सारी बात का। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हर दिन किसी ना किसी या कोई इंसिडेंट जरूर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंसिडेंट हो या नेगेटिव इंसिडेंट हो। अब इस मेथड के जरिए मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट के बिहेवियर को डिफरेंट क्रिटिकल सिचुएशन में ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि उस क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान उसके एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया। इवन उसकी परफॉर्मेंस को बकायदा रिकॉर्ड किया जाता है और एट द टाइम ऑफ असेसमेंट फिर उसको एज अ बैकग्राउंड टू ओवरऑल असेसमेंट के तौर पर यूज किया जाता है। इस बात की आप एक एग्जांपल देखिए। सपोज ऑन जुलाई 22 द मैनेजर एफिशिएंटली हैंडल एंड अनॉयड कस्टमर। सपोज एक सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे फ्रंट डेस्क स्टाफ है, वो बैठा हुआ है, इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक अनॉयड कस्टमर उसके पास आता है और जब वो देखता है कि वो कस्टमर बहुत ज्यादा अनॉयड है, वो उसके साथ बहुत अच्छे के साथ बात करता है, वो उसको एक चीयरफुल फेस के साथ उसे मिलता है, स्माइली फेस होता है, वो उसकी बात को अच्छे से सुनता है, समझता है और कोशिश करता है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अब क्रिटिकल सिचुएशन क्या है? अनॉयड कस्टमर, उसको डील करना। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन को उसने कैसे डील किया? पॉजिटिवली डील किया। पॉजिटिवली कैसे? अपने बिहेवियर के साथ उसने पोलाइटली उसके साथ बातचीत की, उसने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। वेयरएज इसकी एक नेगेटिव सिचुएशन भी देख लें कि द मैनेजर वाज वेरी रूड इन हैंडलिंग एन अनॉयड कस्टमर। कि कस्टमर आया, रादर के वो चूंकि ऑलरेडी कस्टमर अनॉयड है, आपने बजाय इसके साथ पोलाइटली बात करने के, आप भी उल्टा उसके अनॉयड बिहेवियर की वजह से आप रूड हो गए, आपने भी उसके साथ एग्रेसिव टोन में बात कर ली। तो ये फिर मैनेजर क्या कहलाएगा? उस एम्प्लॉय का नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट कहलाएगा। एक जो क्रिटिकल इंसिडेंट था उसमें उसका बिहेवियर नेगेटिव था। अब ऊपर वाली सिचुएशन में देखिए कि उस क्रिटिकल इंसिडेंट में वो पॉजिटिवली उसने बिहेव किया, नीचे वाली सिचुएशन में देखिए उसने क्या किया? उसने नेगेटिवली बिहेव किया उस क्रिटिकल इंसिडेंट में। तो क्रिटिकल इंसिडेंट दोबारा क्लियर कर दूं, अनॉयड कस्टमर को डील करना। अब बिहेवियर यहां पे दो तरह के आगे, अच्छे से बातचीत की तो वो पॉजिटिव क्रिटिकल इंसिडेंट बन गया, अब उसके साथ रूड होकर बात की तो वो नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट बन गया। अब इस मेथड का एडवांटेज समझते हैं। देखिए, इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है, इट इवैल्यूएट एक्चुअल जॉब परफॉर्मेंस। इसमें आप एम्प्लॉय का एक्चुअल बिहेवियर ऑन वर्क ऑब्जर्व करते हैं, ना कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स का। क्योंकि जो भी बिहेवियर वो प्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो उसकी जॉब की वजह से है। फर्दर इट एलिमिनेट रिसेंसी इफेक्ट। अब ये रिसेंसी इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखिए, कुछ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जो सारा साल कुछ नहीं करते, और जब अप्रेजल का टाइम आता है दे स्टार्ट वर्किंग मोर एफिशिएंटली। उन्हें पता है कि अब हमारे अप्रेजल आएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर उसी की बेसिस के ऊपर उनका अप्रेजल भी समटाइम्स अच्छा हो जाता है। तो एक रिसेंसी इफेक्ट जो है ये आ जाता है। तो इस मेथड में अगर उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो पूरा उसको उस पर्टिकुलर असेसमेंट ड्यूरेशन का एक रिकॉर्ड होगा मैनेजर के ऊपर। फिर एट द टाइम ऑफ असेसमेंट उस रिकॉर्ड को देखेगा, अकॉर्डिंगली उसका फिर अप्रेजल बनाएगा। इस मेथड का जो डिसएडवांटेज है, दैट इज नेगेटिव इंसिडेंट्स आर जनरली मोर नोटिसेबल। अब अमूमन आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं, नेगेटिव जो बिहेवियर्स होते हैं या नेगेटिव क्रिटिकल इंसिडेंट्स के जो मामलात हैं, उनको ज्यादा फोकस किया जाता है रादर के जो पॉजिटिव क्रिटिकल इंसिडेंट्स हैं उनमें। सपोज आप किसी एम्प्लॉय को कहते हैं कि यार आज हमें लेट और सिटी करनी है और आपका होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। वो एम्प्लॉय कहता है सॉरी मैं नहीं यहाँ बैठ सकता, मेरे घर में कोई फैमिली कमिटमेंट है एक्सेट्रा। अब जब चला जाता है तो उसकी इस बात को नोटिस कर लिया जाता है कि देखो यार हमें कितनी इसकी इस वक्त जरूरत थी और ये हमें छोड़ के चला गया। वेयरएज वही एम्प्लॉय, और उसने पहले कितनी सारी असाइनमेंट्स में बहुत अच्छे से काम किया है, वो कोई नहीं देखेगा, बस आज के दिन उसने जो गलती कर दी है यही उसकी काउंट हो जाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि लोग नेगेटिव इंसिडेंट्स को ज्यादा याद रखते हैं। नेक्स्ट इज फील्ड रिव्यू मेथड। Under this method, the performance evaluation of an employee is done by someone who does not belong to his department, or usually from the HR department. The outsider reviews the performance of an employee through his records and holds interviews with assessee and his superiors. This method is used especially when there is a reason to suspect rater's biasness or his or her rating appears to be quite higher than others.
These are neutralized with the help of a review process. मतलब क्या है? देखिए, इस मेथड के जरिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को उसके सुपरवाइजर की बजाय किसी और डिपार्टमेंट के सीनियर से या खसूसन सीनियर एचआर ऑफिशियल से एवेल्युएट करवाया जाता है। अब ये चूंकि आउटसाइड द डिपार्टमेंट होते हैं, तो ये आउटसाइडर क्या करते हैं? ये उस एम्प्लॉय की बकायदा उसके रिकॉर्ड को देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके असाइनमेंट्स को देखते हैं जो उसको दी गई थी और उसमें उसने क्या परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद ये एम्प्लॉय का और उसके सुपरवाइजर का भी इंटरव्यू करते हैं, और सुपरवाइजर से इंटरव्यू के दौरान वो डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं अबाउट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, और वो फिर अकॉर्डिंगली उनको जवाब देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये किया क्यों जाता है? ये तब किया जाता है जब इस बात का सस्पेक्ट हो, शुबा हो कि जो सुपरवाइजर है वो अपने सबऑर्डिनेट के अप्रेजल के बारे में या तो वो पॉजिटिवली बायस हो सकता है या वो नेगेटिवली बायस हो सकता है। मींस कि या तो वो फिर बहुत ही एक्स्ट्रा हाई रैंकिंग उसको कर रहा है, जिस तरह अभी यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, मैंने भी पढ़ा भी कि बिकॉज ऑफ द हाई रेटिंग, कि दूसरों के मुकाबले में उसने एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा नंबर दे दिए, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्पेक्ट हो सकता है कि भाई ऐसा क्या है उस बंदे के अंदर, जरा हम भी देखें, हम भी उसकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल देखते हैं, जिसने सुपरवाइजर ने उसको बहुत ज्यादा हाई नंबर दे दिए या बहुत ही ज्यादा लो है, तो ये भी एक सस्पेक्ट पैदा हो सकता है। या समटाइम वो नेगेटिव, क्या कोई पर्सनल इश्यूज था उसका, कोई ग्रजेस थे उसके साथ जो उसने उसको नेगेटिव रैंकिंग की। तो जब सस्पेक्ट हो उसकी असेसमेंट का, तो देन फिर आप फील्ड रिव्यू मेथड को यूज करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बायस्ड परफॉर्मेंस रिव्यू। देखिए, जिस तरह अभी हमने बात की कि एक न्यूट्रल शख्स अपॉइंट किया जाता है जो फिर सारे फैक्ट्स को सामने रखता है, और नतीजा फिर वो ये निकालता है कि जो एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको फिर सामने रखा जाए, उसको एवेल्युएट किया जाए, उसको देखा जाए। इसका फायदा ये होता है कि जो बायसनेस होती है सुपरवाइजर की तरफ से वो खत्म हो जाती है। वेयरएज इसका नुकसान ये है कि आउटसाइडर आर जनरली नॉट फेमिलियर विद द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, हेंस द रिव्यू माइट बी इनएक्यूरेट। ये बात दुरुस्त भी है कि जरूरी नहीं है कि जो आप आउटसाइडर लेकर आ रहे हैं वो उस एम्प्लॉय के काम को भी बहुत अच्छे से समझता होगा, क्योंकि एक्चुअल में तो सुपरवाइजर ही फेस कर रहा है उस एम्प्लॉय को। अब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एम्प्लॉय ने कैसा काम किया ये तो सुपरवाइजर ही बेहतर बता सकता है, ना कि कोई थर्ड पर्सन आके उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट से जज करे या बाकी किसी और पैरामीटर के ऊपर जज करे। एक्चुअल में सही इवैल्यूएटर जो है वो उसका सुपरवाइजर ही है, क्योंकि उसने ही उस एम्प्लॉय को फेस किया है, वो ज्यादा बेहतर बता सकता है। तो यहां पे फिर जो असेसमेंट वो आउटसाइडर करता है वो किसी हद तक इनएक्यूरेट हो सकती है। नेक्स्ट इज एसे मेथड। Under this method, the detailed description of the employee performance is written by the rater in terms of his relation with the other co-workers, requirements of training and development program, strength and weaknesses of employee, etc. And these are some of the points that are included in the essay. इस मेथड में मैनेजर को कहा जाता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट के बारे में अपना व्यू पॉइंट दे इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, और कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी जाती है जिनको मद्देनजर रखते हुए मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के बारे में डिस्क्राइब करता है। वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? उस एम्प्लॉय का ओवरऑल इंप्रेशन कैसा है, उसका अपने कोवर्कर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, क्या उस एम्प्लॉय को प्रमोट करना है या नहीं करना, उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, क्या फर्दर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है उस एम्प्लॉय के लिए, या इस तरह के और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए एम्प्लॉय जो मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के बारे में लिखता है या अपना ओपिनियन देता है। अब आप देखें कि जिस तरह पार्ट 1 की वीडियो में हमने अनस्ट्रक्चर्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल को पढ़ा था, उसमें क्या था कि अनस्ट्रक्चर्ड है जिस मींस कि कोई पैरामीटर्स डिफाइन नहीं किए हुए एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट के हवाले से अपना एक ओपिनियन देता है। यहां पे भी वो अपना ओपिनियन दे रहा है, लेकिन ओपिनियन देने के लिए उसके लिए कुछ कैटेगरीज डिफाइन कर दी गई हैं कि भाई आप बताइए उसका ओवरऑल इंप्रेशन क्या था। फिर ओवरऑल इंप्रेशन में मैनेजर अपना एक ओपिनियन देगा, आप बताइए इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, अगेन मैनेजर अपना ओपिनियन देगा। इसी तरह क्या फर्दर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है एम्प्लॉय के लिए, तो मैनेजर अपना एक ओपिनियन देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड में क्या था कि वहां पे कोई कैटेगरीज डिफाइन नहीं थी, वो ओवरऑल एक ओपिनियन दे रहा था। यहां पे भी वो ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं जिनके मुताबिक वो अपना ओपिनियन देता जा रहा है। अब इस ऐसे मेथड का एडवांटेज ये है कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में बी ऑब्टेन्ड अबाउट एन एम्प्लॉय। मींस इस मेथड के जरिए एम्प्लॉय के हवाले से काफी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइक उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चल जाता है कि वो किस एरिया में बहुत अच्छा है, किन एरियाज में वो वीक है,
और अल्टीमेटली आपको उसके बिहेवियर का भी अंदाजा हो जाता है कि वो ओवरऑल किस बिहेवियर का वो एक एम्प्लॉई है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, वो लोगों के साथ कैसा काम कर रहा है, उसका अपना सोशल बिहेवियर कैसा है, एक्सेट्रा। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेज, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्किल्स ऑफ रेटर। और बात दुरुस्त है कि अगर रेटर की राइटिंग स्किल अच्छी है तो वो उस एम्प्लॉई के बारे में बहुत अच्छा अच्छा लिखेगा, वेयर एज अगर उसकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो अल्टीमेटली कौन सफर करेगा, एम्प्लॉई। तो ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज जरूर है। नेक्स्ट इज कॉस्ट काउंटिंग मेथड। इन दिस मेथड द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स। दैट मींस हाउ मच कॉस्ट कंपनी इज इंकरिंग ऑन कीपिंग द एम्प्लॉय एंड हाउ मच ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ हिज आउटपुट। देखिए, इस मेथड के जरिए ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्रेज करती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। लाइक ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि जितनी सैलरी हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं, क्या वो उसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन को उतना मॉनेटरी बेनिफिट भी दे रहे हैं या नहीं। अगर तो ऑर्गेनाइजेशन को मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है तो उसको एम्प्लॉय को अप्रेजल अच्छा मिलेगा, और अगर नहीं दे रहा देन देयर इज अ नेगेटिव। अब इस मेथड का एक एडवांटेज ये है कि प्रॉफिट और बेनिफिट इज द ओनली पैरामीटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मींस कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को जब इवैल्यूएट करती है तो उनके पास एक ही पैरामीटर है उनकी परफॉर्मेंस को जज करने का, दैट इज वन एंड ओनली प्रॉफिट, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस है, मेन टारगेट है कि अगर एम्प्लॉय हमें परफॉर्मेंस जो है प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, हमें पैसा उसकी वजह से आ रहा है, तो वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, उसको प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, उसको रिवॉर्ड्स भी मिलने चाहिए, उसको बोनसेस भी मिलने चाहिए, क्योंकि वो हमें पैसा कमा के दे रहा है, उसकी वजह से हम पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वेयर एज अगर उसके पास बाकी अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स भी हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन उनको बॉदर नहीं करती है। मसलन अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर है लेकिन शायद उसकी वजह से इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो उस चीज को ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखेगी, उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर है। जिस तरह डिसएडवांटेज देखेंगे, फोकस ऑन क्वांटिफाइंग द थिंग्स, मींस क्वांटिफिकेशन के ऊपर है, और आप जस्ट इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसकी वजह से आपको कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो एम्प्लॉय कितना ज्यादा लॉयल है, कितनी ज्यादा उसका अपने कलीग के साथ बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, ये कोई पैरामीटर नहीं है। और समटाइम इसी ही क्वांटिफिकेशन की वजह से लाइक के ऑर्गेनाइजेशन जब फोकस करती हैं जस्ट प्रॉफिट के ऊपर, आप बहुत सारे अच्छे एम्प्लॉइज को खो देते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं, ये इनकी वजह से हम कुछ कमा नहीं रहे तो इनका हमें कोई फायदा नहीं है। वेयर जरूरी नहीं है कि जो आपको पैसा भी कमा के दे रहा हो वो एम्प्लॉय का बिहेवियर बाकी एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा हो, वो बहुत ज्यादा लॉयल हो ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो समटाइम ऐसे एम्प्लॉय भी होते हैं कि ठीक है, उनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिल रहे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होते हैं, उनका अपने कलीग्स के साथ रवैया बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन may lose such good employees. Next is paired comparison method. Under this method, the performance of each employee is compared with other employees, and then the decision on whose performance is better is made. इस मेथड में एक एम्प्लॉय को बाकी किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ या ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ उसका कंपैरिजन किया जाता है। मींस कि हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉइज के साथ कंपेयर किया जाता है, फिर उसके बाद आफ्टर कंपैरिजन ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बेहतर है, फिर उसी का अप्रेजल जो है वो अच्छा होता है। दिस पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में सपोज हमारे पास 4 एम्प्लॉय हैं, A, B, C एंड D। अब इन चारों का आपस में हमने कंपैरिजन करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A का कंपैरिजन होगा B के साथ, C के साथ और D के साथ। सिमिलरली B का कंपैरिजन होगा A के साथ, D के साथ और उसके बाद C के साथ। इसी तरह C का कंपैरिजन होगा B, A और D के साथ, और D का कंपैरिजन होगा A, B, C के साथ। अब आप देखें, A का कंपैरिजन B के साथ हो या B का कंपैरिजन A के साथ हो तो बात एक ही है। तो विद इन दिस फार्मूला हमने टोटल अपने पेयर जो कैलकुलेट कर लिए वो आए 6। मींस A, B और B और A बात एक ही होगी, A, C और C और A बात एक ही होगी, A, D और A बात एक ही होगी, B, C और C भी एक ही बात होगी, B, D भी एक ही बात होगी, C, D या D, C का कंपैरिजन आपस में हो तो बात एक ही है। तो हमारे पास यूं 6 पेयर्स बन गए, तो हर एक पेयर में हम हर एक एम्प्लॉय को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और इस तरह उनका रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय बेहतर है। फिर ओवरऑल हम सारों को देखते हैं कि पूरे कंपैरिजन में कौन सा एम्प्लॉय जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर था, A बेहतर था, B था, C था या D था।
इस मेथड का जो एडवांटेज है, आइडेंटिफाई द बेस्ट एम्प्लॉय अमंग अदर्स। आपको जब आप कंपैरिजन करते हैं एक एम्प्लॉय का बाकी एम्प्लॉयज के साथ, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऐसा शाइनिंग स्टार है आपके पास एम्प्लॉय जो बाकियों की निस्बत ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। वेयर इसका डिसएडवांटेज ये है कि यस, कंपैरिजन करते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेंथी है। सपोज यहाँ पे तो भी एग्जाम्पल में तो आप 4 एम्प्लॉयज देख रहे हैं, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉयज हैं या 1000 एम्प्लॉयज हैं, तो अगर आप 1000 का आपस में कंपैरिजन करना शुरू हो गए तो इट टेक्स टू मच टाइम। तो ये इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है कि कंपैरिजन करते हुए आपको फिर बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। Confidential report system is well-known method of performance appraisal system mostly being used by the government organizations. Confidential report system ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को प्रेज किया जाता है, और चूंकि एक टर्म कॉन्फिडेंशियल की इस्तेमाल हो रही है और ज्यादातर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, वेयर इन द एम्प्लॉय इज इवैल्यूएटेड ऑन सम ऑफ द पैरामीटर्स। उसकी परफॉर्मेंस को डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जज किया जाता है, लाइक उसकी अटेंडेंस, leadership qualities, self-expression, ability to work with others, initiative, technical ability, integrity, responsibility या some sort of other parameters। होता क्या इस मेथड में? In this method of appraising system, subordinate is observed by the superior। superior observe करता है अपने subordinate को किस बेस के ऊपर? regarding his performance on the job and on his duties done, कि उसने अपनी परफॉर्मेंस जो है जॉब के दौरान कैसी दी है, जो जो ड्यूटीज और असाइनमेंट उसको देते रहे उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया। Thereafter, superior writes confidential report on his performance। superior क्या करेगा? वो अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस के ऊपर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो लिखेगा, mainly on his behavior in the organization and conduct and if any remarks, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह उसने परफॉर्म किया, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस कैसी दी, या कुछ और कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई इंप्लाई का कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बात इन शेप ऑफ रिमार्क्स जो है सुपीरियर एड इन करता है। Confidential reports will be kept confidential and will not be revealed to anyone। ये किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। एंड फाइनली, confidential reports will be forwarded to the top management officials for taking decision against the person whom confidential report has made। फिर जब ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिख ली जाती है, इसको टॉप मैनेजमेंट के पास भेज दिया जाता है, वो फिर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय के हवाले से कोई डिसीजन लेते हैं। अब इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट राइटिंग का फायदा क्या है? It can help government organization take decisions on transfer and promotion। इसी की बेसिस के ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशंस में, खासतौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज की या ट्रांसफर की जाती है या उनको प्रमोट किया जाता है या फिर उनकी फर्दर ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो फैसले किए जाते हैं। इट इज डिटेल्ड एंड क्वालिटेटिव असेसमेंट। इसमें मुकम्मल डिटेल डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स को यूज किया जाता है, जिस तरह ऊपर हमने बात की, उसकी अटेंडेंस के हवाले से, उसकी लीडरशिप स्किल्स के हवाले से, उसकी विलिंगनेस, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी के हवाले से, तो एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि यस, इट इज हाईली ओपन टू सब्जेक्टिव जजमेंट, ओपिनियन एंड बायसनेस। अगर तो आपके अपने सुपीरियर के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो आपके बारे में बहुत अच्छे रिमार्क्स लिखेगा, वो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बहुत अच्छा ही जो है वो लिखे देगा। अगर आपने कहीं उसके साथ बिहेवियर में ऊपर नीचे कर लिया तो आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो खराब हो जाएगी। फीडबैक इज रेयरली डिस्कस विद एम्प्लॉइज के हवाले से जो फीडबैक है बहुत कम एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस किया जाता है। लास्ट इज ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड। The graphic rating scale is one of the most popular and simplest technique for appraising performance। देखिए, ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा आसान जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है, जिसको एक लीनियर रेटिंग स्केल भी कहते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन दे प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज्ड टू अप्रेज ईच एम्प्लॉय। The form lists traits such as quality and reliability and a range of job performance characteristics from unsatisfactory to outstanding for each traits। The rating is done on the basis of points on the continuum। The rater rates each appraisee by checking the score that best describe his or her performance for each trait। At last, all assigned values for the traits are then totaled। सारी बात आपको समझाता हूं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करती हैं, वो एक फॉर्म बना लेती हैं, फिर उस फॉर्म में डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। जिस तरह आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं: अटेंडेंस, बिहेवियर टुवर्ड्स सबऑर्डिनेट्स, सिंसेरिटी एंड डिपेंडेबिलिटी। अब हर पैरामीटर की स्केलिंग कर दी जाती है, विच रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 और 1 to 10। यहां पे जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं उनकी हमने स्केलिंग की है फ्रॉम 1 to 10, लाइक पुअर टू आउटस्टैंडिंग। अब क्या करता है एक सुपरवाइजर या मैनेजर या रेटर, वो हर एम्प्लॉय के हवाले से परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म जो है
वो ये फिलअप करता है, फिर अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ ईच एम्प्लॉई वो उनको यहाँ पे फिर रेट करेगा, उनकी नंबरिंग करेगा, उनको वैल्यू असाइन करेगा। फिर हर एक पैरामीटर में जितनी वैल्यूज या जितने नंबर हासिल किए होते हैं उनका टोटल कर लिया जाता है और एम्प्लॉई का ओवरऑल जो है वो नंबर्स जो है वो हासिल कर लिए जाते हैं, जिसकी आगे फर्दर कोई ग्रेडिंग की होती है। सपोज कि अगर उसके नंबर टोटल आ गए हैं 90, तो उसके 90 अगर आ गए तो हम उसको ग्रेड ए देंगे, मींस उसको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, एटसेट्रा, लाइक समथिंग, कुछ भी ऐसा आप कह सकते हैं, पैरामीटर्स को बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज एक एम्प्लाई है, उसको 5 नंबर मिले अटेंडेंस में, उसको से 7 नंबर मिले बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट में, इसी तरह उसको 5 नंबर मिले सिंसेरिटी में, और इसी तरह 6 नंबर मिले उसको यहाँ पे डिपेंडेबिलिटी में। इन चारों का सम किया जाता है, फिर जितने नंबर आते हैं फिर उसके मुताबिक उसकी जो भी कैटेगरीज डिफाइन की होती हैं वहां पे वो एम्प्लाई फॉल कर लेता है। अब इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि दिस मेथड इज एक्सीलेंट इन अंडरस्टैंडिंग द वेरियस ट्रेट्स ऑफ एम्प्लाई कंसर्निंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। अब हर एम्प्लाई के हवाले से जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो फायदा इसका ये है कि एम्प्लाई के तमाम पैरामीटर्स में आपको उसकी प्रोग्रेस का पता चल जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर इस्तेमाल हुए हैं और फिर हर एक पैरामीटर के हवाले से एम्प्लाई की परफॉर्मेंस का लेवल का आपको अंदाजा हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि दिस मेथड कैन बी ओपन टू बायस्ड रेटिंग अनलेस अ रीजन इज रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई ईच रेटिंग। जाहिर है अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, आपको ज्यादा नंबरिंग मिलेगी, आपको ज्यादा वैल्यूज दी जाएंगी। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या आपका मैनेजर बायस्ड है, कुछ और मामलात हैं, तो फिर वो आपकी नंबरिंग अफेक्ट कर सकता है, और आपकी नंबरिंग अफेक्ट होगी तो आपका अप्रेजल जो है वो खराब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल के तमाम रिमेनिंग मेथड्स को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड।